हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को क्लास 11 में जो भी बच्चे हिंदी कोर विषय रखे हुए हैं, तो हिंदी कोर में देखिए आप सभी बच्चों के लिए 40 प्रश्न मैं इस वीडियो में लेकर आऊं, जिसमें आपको एग्जाम में देखिए 40 में 40 यहाँ से पूछा जाएगा। तो आप सभी बच्चे इस वीडियो को पूरा लास्ट देखिएगा। वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू आया तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार देखिए हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमारे चैनल का मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आया तो जितना हो सके व्हाट्सएप पे जहाँ भी जुड़े अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जितना हो सके शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो पहला सवाल आपसे पूछा दिया हुआ है, एक आपको गद्यांश दिया हुआ और गद्यांश से देखिए कुछ आपको सवाल पूछे गए हैं कि वर्तमान समय में जल संकट की भयावहता, मतलब जल संकट का जो डर है या भय है वो लगातार हम लोग बढ़ता जा रहा है और इससे हम लोग परिचित भी हैं। बारिश की बूंदों का महत्व हमारे जीवन में बहुत है, लेकिन हम इस बारिश की बूंदों का महत्व अभी तक फिलहाल वर्तमान समझ नहीं पाए। अगर बारिश की बूंदों का महत्व समझना है तो हमें रेगिस्तान के उस निवासी से पूछिए जहां आसमान में कभी अमृत जल नहीं छलका। यह हमारा सौभाग्य है कि हर साल हमें बारिश की सौगात मिल रही है, परंतु हम उसे संचित नहीं कर पा रहे। पहले जगह जगह ताल तलैया पोखर नदी जो भी रहते थे, ये सारे के सारे जल स्रोत थे जो बारिश का अधिकांश हिस्सा स्वयं में समाहित कर लेते थे, और यही जल जो धीरे धीरे रिसकर धरती के पेट में जाकर समाहित होते थे, और ये हमारे जो भौम जल या फिर भूजल स्तर उसका स्तर बना रहता था। परंतु आज धरती का अधिकांश हिस्सा कंक्रीट या फिर सीमेंट का बना हुआ है, जिससे लिहाजा यह हुआ है कि जो भी पानी एकत्र होता है वो धरती की गोद में समा नहीं पाता और नालों के साथ बहकर समुद्र में चला जाता है। और इसी के कारण हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उनको जल संकट से हमें मुक्त करना चाहते हैं। तो इस जो दुष्चक्र को है उसको बदलना होगा, अपने विचारों को बदलकर कि जहां जहां सीमेंटेड या फिर कंक्रीट वाले जगह है उनको पूरा देखिए मट्टी में बलिवा दीजिए। इसलिए आपको जानते होंगे कि जैसे शहरी इलाकों में क्या होता है, जल की समस्या बहुत देखी जाती है, क्योंकि शहर के इलाकों में हर जगह आपको रोड सीमेंटेड मिलेंगे। पानी जब किसी जगह मट्टी के धरातल में जाएगा नहीं तो हमारा भौम जल या फिर कैसे ग्राउंड वाटर रिचार्ज कहां से होगा। इसलिए इन चीज बातों पे हमें देखिए सोचना चाहिए। अब इससे रिलेटेड देखिए हमारे पास कुछ सवाल यहाँ पूछे गए हैं कि वर्तमान समय में कौन सा संकट हमारे सामने है। और पहला ऑप्शन देखिए आपको दिया हुआ है जल संकट, धन संकट, स्वास्थ्य संकट या शिक्षा संकट। आप खुद बताइए, इस पैसेज में हम लोग जल संकट के बारे में पढ़ रहे हैं तो जल संकट ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला सवाल है आसमान में अमृत कहाँ नहीं छलकता। तो ये पैसेज मैंने पढ़े कि रेगिस्तान में जो लोग रहते हैं उनको पानी की बहुत दिक्कत होती है, तो रेगिस्तान क्या हो जाएगा, रेगिस्तान ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे पूछा हुआ है कि हमें किसे संचित नहीं कर पा रहे हैं, मतलब किसे एक जगह रख नहीं पा रहे हैं, बचा नहीं पा रहे हैं। सूखे को, सर्दी को, गर्मी के, वर्षा के जल को। तो किसे नहीं कर पा रहे संचित हम लोग, तो वर्षा के जल को। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस गद्यांश का देखिए कि आपको उचित शीर्षक बताना है, तो जल से जुड़ा हुआ है तो जल ही जीवन है, क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए हमारे पास एक आपको पद्यांश दिया हुआ है कि कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोरे इधर से आए एक हिलोरे उधर से आए, प्राणों के लाले पड़ जाए, त्राही त्राही स्वर नभ में छाए, नाश और सत्यानाशों का धुआंधार जग में छा जाए। इस प्रकार देखिए कि आपको पद्यांश दिया हुआ और कुछ यहाँ से सवाल आपको पूछे गए हैं कि कवि ने किस प्रकार की उथल पुथल की कामना की है। पहला देखिए आपको ऑप्शन दिया है बुरी ताकत को मिटाने के लिए, सत्य को हटाने के लिए, अहिंसा को समाप्त करने के लिए या फिर प्रेम को खत्म करने के लिए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास कि बुरी ताकत को कवि जो वो मिटाना चाहता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल आपसे पूछा हुआ है कि कवि कैसी तान सुनाने की बातें करते, क्रांति की, शांति की, अहिंसा की या फिर करुणा की। तो कवि कैसी तान सुनाने की बात करते हैं यहाँ पर इस पद्यांश के अनुसार क्रांति की वो बात तान सुनाने की बात करते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है नभ। नभ मतलब होता है देखिए पर्यायवाची में आसमान, गगन, नभ ये सब कैसा पर्यायवाची है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही उत्तर। अगला इस पंक्तियों के देखिए उचित शीर्षक, तो ये जो गीत है वो किससे जुड़ा हुआ, क्रांति से जुड़ा हुआ है, विद्रोह से जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, क्रांति गीत, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए हमारे पास अभिव्यक्ति और माध्यम हमारा खंड ख है, उसमें से पूछा हुआ है देखिए कि निम्नलिखित में से पत्राचार का कौन सा मतलब पेपर का टाइप है, पारिवारिक, सरकारी, व्यवसाय या सभी। तो पेपर जो आता है देखिए सारे के सारे इसी में दिए हुए रहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इनमें से सभी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे पूछा हुआ आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर कामकाजी हिंदी का मतलब काम चलाओ हिंदी का देखिए दूसरा नाम क्या है हमें बताना है। तो इसे कहा जाता है व्यापारिक हिंदी, प्रयोजन मूलक हिंदी, कार्यालय हिंदी या फिर बच्चों ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी कथन सही है। तो कामकाजी हिंदी का देखिए दूसरा और नाम है कार्यालय हिंदी, जिसे हम लोग ऑफिशियल वर्क में रोज यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर संचार क्रांति के फलस्वरूप संचार किस प्रारूप का प्रयोग अब बंद हो चुका है, अधिसूचना का, घोषणा का, तार का या रेडियोग्राम का। तो कौन सा देखिए पहले तार भेजा जाता है, फैक्स भेजा, लेकिन अब ये पूरा बंद हो चुका है आजकल। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा।
फिर किस प्रारूप में संबोधन और स्वनिर्देश देखिए नहीं होता? ज्ञापन में, सरकारी पत्र में, अर्धशासकीय पत्र में, या फिर ऑप्शन नंबर अनुस्मारक में। तो किस में नहीं होता देखिए? तो याद रखिए अनुस्मारक में इनका इस्तेमाल नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर 12 का डी सही जवाब टिक करिएगा। अगला है पत्रकार निम्नलिखित में से कौन सी पदवी धारण करता है? लोक सेवक की, लोक प्रतिनिधि की, लोकनायक, या इनमें से सभी कथन देखिए सत्य हैं। तो जो पत्रकार होता है वो एक लोक प्रतिनिधि होता है जो लोगों के बारे में बताता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर ये सवाल तो हम लोग बार बार पढ़ चुके हैं। फ्रेजर किस प्रकार की देखिए विधा मानी जाती है? विषय प्रधान, समस्या प्रधान, व्यक्ति प्रधान, या पात्र प्रधान। तो विधा किस प्रकार की देखिए विधा मानी जाती है? ये समस्या प्रधान मानी जाती है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे पूछा हुआ यहाँ पर कि निम्न लेखन का प्रमुख भाग या अंग है? प्रस्तावना निम्न हमें लिखते हैं उसका मेन इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? तो सबसे इंपॉर्टेंट देखिए भूमिका भी बांध लिखना पड़ेगा, जो भी चीज उसके बारे में विस्तार पूर्वक लिखना पड़ेगा, एक निष्कर्ष लिखना पड़ेगा हमसे क्या सीखते हैं क्या नहीं सीखते। तो तीनों ही कथन देखिए यहाँ पर सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी ऑप्शन सही होगा। फिर अगला ऑप्शन है यहाँ पर सवाल विज्ञान, आतंकवाद आदि निम्न, ये से जो हम लोग निम्न लिखते हैं ये किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? ये पूछा है। विचारात्मक, भावनात्मक, ऑप्शन नंबर सी हमारे पे वर्णनात्मक, या फिर विश्लेषणात्मक। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे पूछा हो यहाँ पर जनसंचार का देखिए प्रमुख उद्देश्य क्या है? कि सूचनाओं को बांटना है, लोगों के विचारों की अभिव्यक्ति, आजादी है, जिज्ञासाओं को देखिए समाधान है। सभी कथन देखिए सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इनमें से सभी राइट आंसर होगा। संचार का देखिए मुद्रण माध्यम, मुद्रण मतलब छपने वाला, प्रिंटेड मीडिया, प्रिंट मीडिया में कौन कौन सा आता है? क्या ये सभी आता है कि अलग नहीं आता है? समाचार पत्र प्रिंट है, पत्रिका प्रिंट है, पैम्पलेट प्रिंट आता है। तो ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है मल्टीमीडिया का उपयोग किस क्षेत्र में होता है? शिक्षा में, व्यवसाय में, चिकित्सा। देखिए मल्टीमीडिया मतलब होता है उस क्षेत्र में जहां पर हम लोग विभिन्न प्रकार इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका भी क्या होगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल है संचार की प्रक्रिया जब बड़े पैमाने पे हम लोग करते हैं। तो याद रखिए ये VVI सवाल है। जब हम लोग बड़े पैमाने पे करते हैं तो इसका नाम हो जाता है जनसंचार, इसे इंग्लिश में शायद मास कम्युनिकेशन के नाम से आप लोग जानते होंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 20 का बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए हमारे पास एक काव्यांश दिया हुआ है जो आपकी किताब से लिया गया है और इसमें प्रश्न संख्या 21 से लेकर 23 तक कुछ सवाल पूछे गए जिनका आपको जवाब बताना है। तो पहला ही सवाल है कि चंपा कहती है कि तुम कागज की गोदा करते हो दिन भर। ये जो पंक्तियां हैं ये कौन से कवि के द्वारा देखिए कही गई है ये बताना है। रामनाथ त्रिपाठी, त्रिलोचन, भवानी प्रसाद मिश्र या फिर सुमित्रा नंदन पंत। तो ये कहानी, ये जो कविता है वो किनके द्वारा लिखी गई है? तो त्रिलोचन के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला ये जो कथन है इसमें चंपा देखिए क्या कहना चाहती है? तो इस पंक्ति के माध्यम से जो चंपा है वो कागज पर लिखना चाहती है। तो ऑप्शन नंबर ये हमारे पास सी में अवेलेबल है, 22 का सी। फिर अगला सवाल है क्या यह काम बहुत अच्छा है? चंपा की यह बात सुनकर कवि, यहाँ पर देखिए शायद सवाल में लगता है मुझे कुछ छूट गया, मैं पहले बता देता हूँ। यहाँ पर सवाल कुछ मिसप्रिंट हो चुका है। क्यों हंस रहा है यहाँ, ठीक है ना, यहाँ पर एक सवाल मिसप्रिंट हो गया है कि कवि क्यों हंस रहा है, ये वर्ड छूट गया, आप लोग ठीक कर लीजिए थोड़ा, ठीक है। कवि क्यों हंस रहा है, ऑप्शन नंबर ये आपके पास है वैद्य के प्रश्नों पर, चंपा के व्यंग पर, चंपा की नादनी या फिर अच्छे प्रश्नों पर। तो क्यों हंस रहा है कवि आपको मालूम होना चाहिए, कब चंपा का जो व्यंग किया गया उस पर वो हंस रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी सही जवाब हो जाएगा। फिर नमक का जो दारोगा है ये कहानी हमें क्या संदेश देती है ये हमें बताना है। तो इस सीखे सीखते हैं कि हम लोग निर्भय होकर हमारे जो भी कर्तव्य है उनका हमें पालन करना चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है मियां नसीरुद्दीन की भट्टी पर पकने वाली रोटी का देखिए नाम बताइए, और ये एकदम सबसे फेवरेट सवाल देखिए हिंदी कोर के एग्जाम पूछा जाता है। तो याद रखिए इस रोटी का नाम है बाखर खानी। आप सब लोग भी बहुत सारे नाम सुनेंगे, ये रोटी का नाम जरूर सुनेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर अप्पू के साथ 2.5 साल संस्मरण किस फिल्म से देखिए संबंधी है? अपराजिता, अप्पू का संस्कार। तो नाम देख के पता चल रहा है किसका होगा ये चैप्टर, आप लोग बार बार एग्जाम पूछा जाता है। पथेर पंचाली बहुत इंपॉर्टेंट, 1.5 साल लगा था लगभग बनने में से। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर विदाई के समय देखिए बैर भाव छूटकर किस रस का आविर्भाव होता है यह बताना है। ऑप्शन नंबर अद्भुत रस, श्रृंगार, करुण या शांत रस। तो क्या होगा बच्चों सही जवाब? इसका सही जवाब हो जाएगा करुण रस, ऑप्शन नंबर सी। फिर गलता लोहा शीर्षक किसके नष्ट होने का देखिए हमें संकेत देता है। तो गलता लोहा देखिए बताता है हमें कि किसी पद का अभिमान जो रहता है वो खत्म होता है, उसे ही संकेत देता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या होगा सही जवाब हो जाएगा। रजनी में किस समस्या को रेखांकित किया? देखिए चैप्टर है आर्थिक समस्या, सामाजिक समस्या, राजनीतिक समस्या, शिक्षा के व्यवसायीकरण की समस्या। तो किस समस्या को रेखांकित करता है? तो सामाजिक समस्या को रेखांकित करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर अगला सवाल है जामुन के पेड़ से जो दबा व्यक्ति कवि है
क्या जानकर फाइल किस डिपार्टमेंट देखिए सौंप दी गई थी? हॉर्टिकल्चर, कल्चरल, एजुकेशन या एग्रीकल्चर? किस डिपार्टमेंट में देखिए फाइल भेजा गया था? तो वो था हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर क्या बता सकते हैं किस प्रकार के कह सकते हैं पौधों या पेड़ पौधों की खेती हम लोग करते हैं हॉर्टिकल्चर में? तो कमेंट बॉक्स में आपको जरूर ये उत्तर बताना है। हॉर्टिकल्चर क्या होता है, सेरिकल्चर क्या होता है, पीसी क्या होता है, अपना नाम जरूर सुना होगा अपने। अगला सवाल 31 नंबर हमारे पास, आत्मा के ताप के लेखक कौन है? कृष्णा सोबती, सैयद हैदर राजा, जवाहरलाल नेहरू या फिर बाल मुकुंद गुप्त? तो आत्मा के देखिए ताप के जो लेखक है उनका नाम आपको बताना है। इसके लेखक का नाम क्या है? कृष्णा सोबती। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा। फिर जीवन के अंतिम दिनों में मीरा कहाँ चली गई थी? वृंदावन, मेड़ता, द्वारिका या मथुरा? तो जीवन के अंतिम दिनों में जो मीरा थी वो कहाँ चली गई थी? याद रखिएगा वो वृंदावन चली गई थी, इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? सही जवाब। फिर पथिक कविता में सागर की तुलना देखिए किनसे की, कैसे भवन से की गई? विस्तृत भवन, विशाल भवन, महिमाय भवन या फिर इनमें सभी कथन सही है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? विशाल भवन, ऑप्शन नंबर बी। अगला है किसान की जो घरनी या फिर कैसे पत्नी किसके अभाव मर गई? भोजन, पुत्र, दवा, इन सभी के कथन सही है। तो किसान की जो पत्नी बेसिकली वो दवा के अभाव मर गई थी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला है घर की याद कविता के अनुसार कवि किसमें व्यस्त है? पढ़ने में, काटने में, लिखने में या फिर यात्रा में? तो कवि किसमें व्यस्त है? वो यात्रा करने में व्यस्त रहता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है कहाँ तो तय था चिरागा हो हर एक हम घर के लिए? ये जो पंक्ति में चिरागा वर्ड है ये किसका प्रतीक है ये बताना है। तो ये चिराग जो वर्ड है वो बताता है सुख और समृद्धि, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर लेखक अनुपम मिश्र किन आंदोलन से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए रहते हैं? पर्यावरण संबंधी, नारी सशक्तिकरण, राजनीति या समाज संबंधी? तो लेखक किन आंदोलन में देखिए जुड़े हुए रहते हैं ये बताना है, तो वो जुड़े रहते हैं पर्यावरण संबंधी आंदोलन में, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? सही जवाब। फिर लता मंगेशकर की गीत के किन्हीं दो शब्दों का अंतर किसके द्वारा बड़े सुंदर रीति से भरा रहता है? शास्त्रीय संगीत, स्वरों के आलाप या फिर ऑप्शन नंबर सी पार्श्व संगीत या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई भी कथन सही नहीं है। तो क्या होगा सही जवाब बच्चों? ऑप्शन नंबर बी स्वरों के आलाप क्या हो जाएगा? 38 का बी सही जवाब टिक करिएगा। अगला है राजस्थान की रजत मंदिर लेखक के अनुसार धरातल से नीचे जो उतरा, ये हम लोग बार बार सवाल पढ़ते आ रहे हैं, इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? पालर पानी। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, ये सवाल इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। फिर अगला है बेबी हालदार जिस घर में काम करने लगी वहां के सेना ने भी साहब को वो क्या कहकर संबोधित करने? साहब, बाबूजी, तातूस या फिर मालिक? तो क्या कहकर बुलाती थी? तो कहती थी बाबूजी कहकर वो उच्चारण करती थी, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इसी प्रकार देखिए हमारे 40 क्वेश्चन का जो एमसीक्यू सीरीज है वो कंप्लीट होता है। आशा करूंगा कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। इससे पहले भी देखिए सारे के सारे हिंदी कोर का बोलिएगा या फिर आप आर्ट, साइंस, कॉमर्स जिस भी चीज का अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए सारे के सारे चैनल पर अवेलेबल है। प्लेलिस्ट तक बना हुआ है, जाइए प्लेलिस्ट देखिए, अपने एग्जाम की तैयारी करिए। आपका एक सवाल 40 में 40 आपको यहाँ से एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, मैं आपको बता सकता हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।